मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 देन अपने रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित। और इस मूलभूत अवधारणाओं में पिछले सेशन में अपन ने कंप्लीट किया है परमाणु द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान। आशा करता हूँ आप सभी को वो जो बात है समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ और एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम फिर से यहाँ पर चर्चा करते हैं और वो है आपका सूत्र द्रव्यमान। देखो, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। आणविक द्रव्यमान जो होता है उसमें अपन ने क्या किया है, किसी भी अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का क्या कर दो, योग कर दो, तो वो क्या हो जाता है, आणविक द्रव्यमान हो जाता है। वैसे ही सूत्र द्रव्यमान में क्या होगा, आपको दिया जाएगा सूत्र और उस सूत्र का आपको द्रव्यमान बताना है। तो वो सिंपल सी बात है, किसी भी अणु सूत्र में उपस्थित जो भी परमाणु है उन सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को क्या कर दो, योग कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आणविक द्रव्यमान में आपको नाम देकर अणु द्रव्यमान पूछेगा और सूत्र द्रव्यमान में आपको सूत्र देकर क्या पूछेगा, आणविक द्रव्यमान आपको पूछे या सूत्र द्रव्यमान आपको पूछा जाएगा। यानी मैं बात करता हूं यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा की, तो किसी अणु सूत्र में उपस्थित अणु सूत्र में उपस्थित परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग, परमाणु द्रव्यमानों का योग सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आपको यहां पर दिया हुआ है कि NaCl का सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहां पर अणुसूत्र दिया जाएगा इस प्रकार से। अब देखो, NaCl का सूत्र द्रव्यमान आपको निकालना है, तो मैंने क्या बताया है कि कोई भी सूत्र के अंदर जो परमाणु आपको पद दिए गए हैं इन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का क्या कर दो, योग करो, बस सीधा उनको जोड़ दो, तो क्या जाएगा अपने पास सूत्र द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं सोडियम के बारे में, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपको कितना बताया गया था, 23 बताया गया था। और आपकी क्लोरीन का कितना बताया गया था, 35.5 आपको बताया गया है। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो वो सिंपल सी बात है, 0.5 8 और 5 यानी 58.5 जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो गया आपका सूत्र द्रव्यमान, जिसको भी अपन यू में निकालते हैं। इस प्रकार से आपको सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। वैसे ही एक उदाहरण आपको पहले यहां पर देता हूं और वो है आपका CO2। CO2 का सूत्र द्रव्यमान बताइए। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कैसे बताएंगे अपन, वो सिंपल सी बात है, कितने, एक तो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, इन दोनों को, इन परमाणुओं को क्या कर दो, परमाणु द्रव्यमान का योग कर दो। तो यहाँ पर देखो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन है और एक का कितना होता है, 16, तो 2 का हो जाएगा कितना, 2 × 16, सोल्व कर लेते हैं, 12 + 16 × 2 32 हो जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कितना आएगा, 44 Du अपने पास आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका इसका सूत्र द्रव्यमान। तो वो सिंपल सा तरीका है, जैसे अपन अणु द्रव्यमान निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, वैसे ही सूत्र द्रव्यमान निकाला जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर आपसे बोला जाएगा कि नमक का आणविक द्रव्यमान बताइए। क्या बोला जाएगा, नमक का आणविक द्रव्यमान बताइए। यानी नाम देकर आणविक द्रव्यमान पूछा जाए तो आप लोग जो अपन कल पढ़े हैं उस तरीके से बताओगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि NaCl का आणविक द्रव्यमान बताइए, तो सूत्र देकर आपको इसे पूछा जाता है, तो क्या होता है, सूत्र द्रव्यमान होता है। ठीक है, और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ, जिसे सोल्व करके आप लोग देखेंगे।
ठीक है, होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है इससे संबंधित, इसको आप सोल्व करेंगे कि C12 H22 O11, ठीक है, फॉर्मूला किसका है, सुक्रोज का है, ठीक है, का सूत्र द्रव्यमान बताइए। तो ये होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इसका सूत्र द्रव्यमान आपको निकालकर बताना है कि C12 H22 O11 का सूत्र द्रव्यमान कितना होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ओके, चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और अगले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर फिर से बात करने वाले हैं, और वो है आपकी मोल संकल्पना। ठीक है, तो हेडिंग है मोल संकल्पना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, आप लोगों ने मोल के बारे में पहले भी पढ़ा है, ठीक है, मोल किसे कहेंगे, तो देखो अपन ने इसी अध्याय के अंदर थोड़ा सा पढ़ा है कि पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका SI मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। और ये जो पदार्थ की मात्रा है मोल, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो वो परिभाषा ही क्या कहलाएगी, मोल संकल्पना कहलाती है, ठीक है। क्या होती है, तो जो परिभाषा आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी है वैसी ही परिभाषा अपन यहाँ पर देखते हैं मोल की, और वो होती है कि किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होगी। यानी कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। अब बात करें अपन कि सर कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो देखो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है भाई आपकी 12 ग्राम। द्रव्यमान आपको दिया गया है, यदि 12 ग्राम जो द्रव्यमान है उसमें कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान का क्या लगा दें, भाग लगा दें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या आ जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है कार्बन 12 के, तो वो होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम होता है, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो जैसे ही 12 के अंदर 1.9926 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम का अपन भाग लगाएंगे तो यहाँ पर अपन पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ये संख्या आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और ये जो संख्या है, इस संख्या की हम बात करते हैं तो ये क्या आ गई, एक मोल में उपस्थित, एक मोल में परमाणुओं की संख्या
कितनी होती है? हमेशा होगी 6.022 × 10⁻23 होगी। यानी चाहे कोई सा भी पदार्थ ले लिया जाए, आप लोग चाहे 1 मोल अमोनिया लो, 1 मोल NaCl लो, 1 मोल CO2 लो, 1 मोल कोई सा भी पदार्थ लिया जाए, यदि उसकी पदार्थ की मात्रा 1 मोल है तो उसमें परमाणुओं की संख्या हमेशा कितनी होगी? हमेशा 6.022 × 10⁻23 होती है। ठीक है, तो ये होती है किसी भी 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है ना? तो ये थी मोल संकल्पना। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी पदार्थ के 1 मोल में उतने ही परमाणु उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 1 ग्राम में परमाणु ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, और कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 12 ग्राम के अंदर क्या कर दो, 1 परमाणु का द्रव्यमान का भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या आ जाएगी 6.022 × 10⁻23। और यही क्या होती है? 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी चाहे कोई सा भी पदार्थ हो, यदि उसकी मात्रा 1 मोल है तो उसमें अंदर परमाणुओं की संख्या हमेशा कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23 होती है। यानी कि चाहे वो CO2 का मोल होगा उसमें भी परमाणु संख्या यही रहेगी, यदि आप लोगों को NaCl का मोल दिया हुआ है उसमें भी परमाणु की संख्या यही रहती है। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे नोट डालकर कि ये जो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है इसी को आवोगाद्रो के सम्मान में आवोगाद्रो संख्या नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 को आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है जिसे Na से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना, कभी पूछ लिया जाए एग्जाम पेपर से कि आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या का मान बताइए, तो क्या बताना है आपको? 6.022 × 10⁻23 आप लोगों को बताना है। ये थी अपनी मोल संकल्पना और आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है, चलो, तो मोल संकल्पना में ही आगे की तरफ बढ़े तो देखो मोल से संबंधित आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणु भार या आणविक द्रव्यमान भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है ना, चलो मैं आणविक द्रव्यमान ही लेता हूं, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, और इसी का एक फॉर्मूला होता है कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अपने बनने वाले हैं और आपकी बुक के अंदर अभ्यास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से संबंधित आपको दिए गए हैं। अब उनको कैसे सोल्व करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अपन बात करें यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो कुछ इस प्रकार से है कि जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके पास। मीथेन
मेथेन के 28 ग्राम द्रव्यमान में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या दिया गया है, मेथेन के 28 ग्राम द्रव्यमान में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहां पर क्या दिया गया है, पदार्थ का भार दिया हुआ है, यानी कि मेथेन का भार दिया हुआ है। मेथेन का भार आपको दे रखा है कितना, 28 ग्राम। ठीक है, अब आणविक द्रव्यमान आप लोग निकाल सकते हो, निकालना मैंने आपको सिखाया है कि मेथेन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो मेथेन का आणविक द्रव्यमान यहां पर होता है कितना, आपको जानते हो मेथेन को फॉर्मूला क्या होता है, मेथेन का CH4 होता है। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो वो सिंपल सी बात है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, कितना जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा। तो 12 + 4 कितना जाएगा, 16 ये आपका आणविक द्रव्यमान आ गया, निकाल लिया। अब पूछा क्या गया है, मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार या आणविक द्रव्यमान, यह फॉर्मूला लगा देंगे। अब दोनों संख्याएं आपको दी हुई है, पदार्थ का भार कितना दिया हुआ है, 28 आपको दिया हुआ है, और आणविक द्रव्यमान कितना आ गया है अपने पास, 12 और 4 आ गए हैं 16। तो इसको सोल्व करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर सोल्व करने में कितना जाएगा, 1.16 आपको क्या भाग देंगे, तो 16 × 16, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 8 और 2, 8 और 4 12 यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, और 12 में 16 का भाग यहाँ पर जाएगा नहीं, तो दशमलव अपन ने यहाँ पर लगा दिया है। और 120 में यदि अपन 16 का भाग देते हैं तो 16 × 80, 16 में, और लगभग ये जाएगा 7 का, यानी 1.7 मोल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, इस तरह से अपन निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं इस फॉर्मूले से संबंधित। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है इस तरह से, क्वेश्चन है एथेन C2H6, एथेन C2H6 के 3 मोलों में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एथेन के 3 मोलों में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिया क्या गया है, एथेन के मोल दिए गए हैं, कितने हैं, 3। ठीक है, अब देखो पूछा क्या गया है, अणुओं की संख्या या कणों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये बाद वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि मोल बराबर कणों की संख्या, कण बोले या अणु बोले बात देखिए, कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, अब देखो कणों की संख्या तो आपको निकालनी है, इसे मोलों की संख्या कितनी हुई आपको
3 दी हुई है। कणों की संख्या या अणुओं की संख्या आपको निकालनी है, तो यहाँ पर अणुओं की संख्या लिख देते हैं। अणुओं की संख्या आपको निकालनी है बटे अवगाह्य संख्या, ये आपको जानते हो कितनी होती है, 6.022 × 10 की घात 23 होती है। बस इसको सोल्व करना है। इसको कहाँ लिया हुआ हमें, इस तरफ लिया हुआ, ठीक है ना। जैसे इसको आगे लेके आए तो 3 से हम इसको गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या अपने पास आ जाएगी 3 × 6.022 × 10 की घात 23 अपन यहाँ पर कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 6 को 3 से अपन यहाँ पर गुणा कर ले, इसको गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट और 6 3 18 यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 23। ठीक है, इस तरह से आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन से संबंधित पूछे जाते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं, तो इनको आप लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क के रूप में इससे संबंधित देता हूँ यहाँ पर, जिसको आप लोग सोल्व करके नेक्स्ट टेस्ट में कंप्लीट रखेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है होमवर्क के रूप में कि 52 मोल आर्गन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, जिसको आपको सोल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये थी अपनी मोल संकल्पना। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई।